डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम इंग्लिश सब्जेक्ट के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम क्यों करते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग का सही तरीकाकार क्या है, और इसी के साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट में ये आपका एक यूनिट है जो आपके एग्जाम में आएगा। दूसरी बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट को असाइनमेंट मिलते हैं किसी भी इवेंट या कोई कम्युनिटी विजिट हो गया या क्लिनिकल विजिट हो गया कि उसकी आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखो या उसकी आप रिफ्लेक्शन लिखो, तो एज असाइनमेंट के बेस पे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग में क्या होता है और इसको हम एक अच्छे तरीके से किस तरह लिख सकते हैं। तो आज की इस छोटे सी वीडियो में हम आप लोगों को रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में डिटेल के साथ इंतहाई सिंपल तरीके से समझाएंगे, जिसके बाद आप लोगों के लिए कोई भी रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग के यूनिट को। इस यूनिट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है मैडम सादिया खान, जो कि हमारे पास लेक्चरर हैं INS KMU। अब हमारे पास है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। तो देखो रिफ्लेक्टिव राइटिंग किसे कहते हैं, मैं सिंपल अल्फाज में आपको बता दूं कि जब आपने कोई इवेंट देखा या कोई प्रोसीजर आपके सामने परफॉर्म हुआ या कोई इंसिडेंट आपके पास हुआ आपके हॉस्पिटल में, या आप किसी कम्युनिटी विजिट पे गए या क्लिनिकल विजिट पे गए, वहां पे जो चीज आपने देखी तो वो तमाम के तमाम चीज आप अपने अल्फाज में अपने आइडिया के थ्रू जो लिखते हैं इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग, जिसको हम कहते हैं ना कि आंखों देखा हाल। जो चीज आपने वहां पे देखी उस चीज को आपने किस तरह जज कर ली, उस चीज को आपके जहन ने किस तरह लिया, वहां पे कौन सी चीज आपको अच्छी लगी, वहां पे कौन सी चीज आपको बुरी लगी, वहां पे कहां पे आपको ऐसा लगा कि इस चीज में चेंज होना चाहिए और वो चेंज क्यों होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जब आप किसी पेपर में लिखते हो तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग, और इसके लिखने के अपने तरीकाकार हैं जो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे। यहां पे डिफिनीशन है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग आल्सो नोन एज personal writing require you to reflect on the topic on a personal level। इसको पर्सनल राइटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल लेवल के मुताबिक चीजें लिखते हो, जो आपके जहन में हो, जो चीज आपने महसूस की हो वही चीजें आप लिखते हो, इसलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग, पर्सनल राइटिंग इसको कहते हैं। क्यों? अगर एक इवेंट या सिचुएशन है और वहां पे दो लोग खड़े हैं तो दो हो सकता है दोनों के ख्यालात उस इवेंट के बारे में थोड़े बहुत चेंज हो, तो हर एक बंदे की रिफ्लेक्शन अलग होती है, इसलिए इसको पर्सनल राइटिंग कहते हैं। MCQs आ सकते हैं तो आप लोगों को पता हो। Reflective writing is not based on research on the topic, but instead center on your opinion, thoughts and experience। रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो होते हैं ये कोई रिसर्च बेस नहीं होता। देखो आप लोग आगे सेमेस्टर में पढ़ोगे कि जब भी या जो भी चीज हम लिखते हैं अगर उसके बिहाइंड रिसर्च हो तो वो चीज सही मानी जाती है, अगर उसके बिहाइंड रिसर्च हो तो वो कहते हैं कि हाँ आपके पास इस चीज का एविडेंस है। लेकिन रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो हम रिसर्च पे बेस नहीं करते, उसके लिए हम कोई बुक्स वगैरह नहीं देखते। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हमेशा वो चीज लिखते हैं जो आप वो चीज लिखोगे जो आपका अपना ओपिनियन होगा, जो आपकी अपनी सोच होगी, जो चीज आपने खुद एक्सपीरियंस की हो वो चीज आप लिखते हो। जरूरी नहीं है कि आपको टीचर कहे हाँ इधर आओ मैं आपको रिफ्लेक्शन बताता हूं आप लिखते जाओ, इस इवेंट में ये हुआ, इस इवेंट में ये हुआ, नहीं। रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है उसको समझना आपने है कि किस तरह लिखते हैं। उसके बाद
रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो होती है वो जो पर्सन लिखता है तो वो उसके अपने ओपिनियन पे, अपने सोच पे और अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, उसमें हम रिसर्च को बेस नहीं बनाते। The purpose of reflective writing is to serve as an evaluation perhaps on what you have learned or discovered। ये क्या होती है? बेसिकली एवेल्युएशन होती है कि मतलब एक इवेंट आपके सामने गुजरा, एक प्रोसीजर आपने देखा या एक जगह पे आप गए, आपने विजिट किया, तो उस जगह को आप किस तरह एवेल्युएट करते हो, उसको जो है आप किस तरह उस जगह को क्या करते हो, उससे रिजल्ट अखज़ करते हो कि वो जगह कैसी थी, वहां पे अच्छी चीजें कैसी थी, वहां पे बुरी चीजें कौन सी थी, उसमें कौन कौन सी चेंजेस होने चाहिए। तो ये सब चीजों को एवेल्युएशन कहते हैं। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है ये क्या होते हैं? ये बेसिकली एवेल्युएशन होती है किसी भी सिचुएशन की या किसी भी इवेंट की या कोई भी जो है आपके पास कोई टॉपिक वगैरह है तो क्या होती है, ये उसकी बेसिकली एवेल्युएशन होती है। अब यहां पे हमारे पास सेकंड जो हमारे ऑब्जेक्टिव है राइटिंग स्टाइल। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग को अब आप किस तरह लिखोगे, उसके राइटिंग स्टाइल कौन सा है? राइटिंग स्टाइल रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर असाइनमेंट्स बिकॉज इट इज प्रोबेबली the only time you will require to use I and me in an essay। जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है तो वो बाकी असाइनमेंट से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आप बार बार आई एंड मी का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप वो तमाम चीजें लिखोगे जो आपने महसूस की, जो आपने फील की, जो आपकी सोच है, जो आपने एक्सपीरियंस की, आपने तमाम के तमाम चीजें वही लिखनी है। इसलिए रिफ्लेक्टिव राइटिंग एक ऐसा ऐसे है जिसमें हम आई एंड मी का यूज करते हैं। तो ये सिंपल एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि कौन सी ऐसी ऐसे की टाइप है कि जिसमें आई एंड मी यूज होते हैं, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्टिव राइटिंग स्टाइल है। सही है। इसके बाद you will be the writing about your own personal experience and feeling, and in reflective writing it is important to tell the reader what you think and feel about things। तो वही बात कि इसमें आप अपने एक्सपीरियंस फीलिंग लिखते हो और रिफ्लेक्शन लिखते हो, लेकिन रिफ्लेक्टिव राइटिंग में आप ये आई एंड मी का यूज इसलिए करते हो ताकि जो पर्सन आपकी रिफ्लेक्शन को पढ़े तो उसको पता हो कि इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं ये राइटर ने खुद फील की हैं, अपनी फीलिंग राइटर ने लिखी हैं। Many students find this difficult to get used to as they have always been told to avoid the use of I in assignment and to avoid giving their own opinion। तो अक्सर स्टूडेंट हैं वो उसको टेंशन ये होती है कि हमें तो बताया गया है कि ऐसे में आप आई ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, आप अपना ओपिनियन हर जगह पे नहीं लिख सकते। जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं ना, अल्लामा इकबाल पे कोई ऐसे लिखता है, या कायद आज़म पे ऐसे लिखता है, या कोई जो है ना अपने कंट्री पे ऐसे लिखता है, तो उसमें तो वो आई माई ये चीज़ें तो नहीं लिखता ना, वो तो उस चीज़ के बारे में जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करता है। लेकिन रिफ्लेक्टिव राइटिंग में आप आई का यूज़ ज़्यादा करोगे तो उसमें अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे क्या आई का यूज़ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो ये है कि इसमें आप करोगे, क्योंकि आई से मुराद आप खुद हैं, तो वो चीज़ आपने खुद फील की, इसलिए आपने उसकी रिफ्लेक्शन लिखी। You are most likely to be asked to write reflectivity about an incident which has happened on your placement। अक्सर जो है कोई इंसिडेंट आपके प्लेसमेंट पे वाक़या हुआ, इंसिडेंट कहते हैं कोई नाखुशगवार हालात या कोई नाखुशगवार आपके पास क्या कहते हैं सिचुएशन आ जाती हैं। मिसाल अगर मैं आपको दूं, हॉस्पिटल में किसी मरीज़ को गलत मेडिसिन लग गए, हॉस्पिटल में कोई मरीज़ बेड से गिर गया, हॉस्पिटल में किसी मरीज़ पे जो क्या हुआ हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में कोई मरीज़ जो है ना वो शॉक में चला गया। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो है जो आपके प्लेसमेंट पे वाक़या होता है, इस तरह जो है जो हॉस्पिटल से बाहर वाले जो लोग होते हैं तो वो अगर आपकी किसी दुकान वगैरह पे कोई गिर जाता है या शॉप वगैरह पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई वो हो जाता है, कनेक्शन ब्रेक हो जाती है, किसी को करंट लग गया, तो ये सारे इंसिडेंट हैं। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो आपको कोई बताएगा कि आपके कोई इंसिडेंट वगैरह हो गया तो उस पर आप रिफ्लेक्शन लिखो। जो स्टूडेंट को असाइनमेंट दिए जाते हैं तो वो अक्सर कम्युनिटी विजिट की रिफ्लेक्शन भी लिखते हैं, तो उसमें आप लिखते हो कि मैं फलां जगह पे गया,
कम्युनिटी, तो वहां पे ये सिचुएशन थे, तो वो उसकी भी आप फिर रिफ्लेक्शन लिखते हो। वो डिपेंड करता है आपके असाइनमेंट्स पे, आपके टीचर्स पे कि वो किस टॉपिक रिलेटेड आपको असाइनमेंट देते हैं, लेकिन लिखना वही है जो आपने खुद फील किया हो। You might also have to write reflectivity about the process you went through in order to carry out a project or to produce another assignment। क्या है कि कोई भी प्रोसेस, उसके ऊपर भी आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिख सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपका टीचर आपको कोई असाइनमेंट दे कि जाओ आप जो है एक प्रेजेंटेशन बना के लाओ, तो उस प्रेजेंटेशन तो टॉपिक तो अपना है, लेकिन उसी के ऊपर आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग इस तरह लिखोगे कि देखो सर ने मुझे प्रेजेंटेशन का कहा, तो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने इस सीनियर से हेल्प ली, प्रेजेंटेशन के लिए मैंने ये किया, प्रेजेंटेशन के लिए मैंने वो किया, बहुत सी चीज़ें प्रेजेंटेशन में मैंने इंक्लूड की, कुछ चीज़ें मैंने एक्सक्लूड की, तो उसका आप अपना रिफ्लेक्शन। तो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई बंदा रिसर्च कर रहा है या कोई बंदा जो है कोई प्रोसीजर सीख रहा है, तो उसमें जो चीजें वो सीख रहे हैं, तो उसकी अपनी सीखने के प्रोसेस पे भी वो क्या कर सकता है, रिफ्लेक्शन लिख सकता है। दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट फील स्ट्रेंज एट फर्स्ट टू मेनी स्टूडेंट एंड यू माइट बी वंडरिंग वेयर टू स्टार्ट विद योर एसे। बिफोर यू स्टार्ट चेक द फॉलोइंग। क्या है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग से पहले स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कहां से स्टार्ट करें, कैसे लिखे, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो इस आप जो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग स्टार्ट करने से पहले 3 चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। कौन कौन सी चीजें हैं अभी आपको मैं क्लियर करवा दूं। फर्स्ट हमारे पास है कि व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अबाउट, कि आपको किस चीज के बारे में लिखने का कहा है। आया आपको ये कहा है कि कम्युनिटी विजिट पे रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखो, आया आपको ये कहा है कि कम्युनिटी पे जो हॉस्पिटल की सिचुएशन थी उस पे रिफ्लेक्शन लिखो, आया आपको ये कहा है कि फला इंसिडेंट जो हुआ है उस पे रिफ्लेक्शन लिखो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है जो आपको कहा गया है। For example, if you have to reflect on an incident which occurred during your placement, can you think of suitable incident? मिसाल के तौर पे कोई इंसिडेंट जो आपके प्लेसमेंट पे हुआ, जिस तरह जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया, तो क्या वो इस तरह सुटेबल है कि उस पर रिफ्लेक्शन लिखा जा सकता है। Have you been given guideline about one kind of incident to use? क्या आपको ये कहा गया है कि आप कौन से इंसिडेंट को चूज कर सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट डज नॉट नेसेसरी हैव टू समथिंग नेगेटिव एंड यू कुड चूज टू राइट अबाउट समथिंग विच वेंट रियली वेल। देखो रिफ्लेक्शन दोनों पे हो सकता है, नेगेटिव चीजों पे भी हो सकता है, पॉजिटिव चीजों पे भी हो सकता है। जो इंसिडेंट हुआ उसमें पॉजिटिव चीजें भी होती हैं जो आप मेंशन करते हो, उसमें नेगेटिव चीजें भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, वो भी आपने मेंशन करनी होती हैं जो आपके जहन के मुताबिक लगे कि हाँ ये गलती उस चीज में हुई है। तो फर्स्ट चीज आपको क्या होनी चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में कहा गया है कि आप रिफ्लेक्शन लिखो, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हैव यू बीन टोल्ड टू यूज अ सर्टेन मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पहली चीज तो टॉपिक का आपको पता चल गया। अब दूसरी, आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखते हुए कौन से मॉडल को फॉलो करना है। देखो रिफ्लेक्टिव राइटिंग का तो अपना एक तरीकाकार है ना, और वो तरीकाकार किसी मॉडल के बेस पे होता है, वो किसी जो है ना लिटरेचर से आया होता है, वो किसी रिसर्चर ने बनाया होता है वो मॉडल, कोई उसके बिहाइंड कोई साइंटिस्ट होता है, कोई रिसर्चर होता है, कोई जो है स्कॉलर होता है, स्कॉलर जिसने वो मॉडल बनाया होता है कि अगर आपने रिफ्लेक्शन लिखनी है तो उस रिफ्लेक्शन में ये चीजें आपने लाजमी लिखनी होगी। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बहुत से मॉडल हैं। इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे गिब्स मॉडल को। गिब्स जो हमारे पास एक रिसर्चर, एक जो है राइटर हैं, और उसने क्या किया है, उसने एक मॉडल दिया है, उस मॉडल को फॉलो करके हमने क्या करना है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग आप लोगों को समझानी है, और यही मॉडल फिर आप लोगों ने फॉलो करना है अपने असाइनमेंट में। अब अगर आप लोगों को कहा जाए कि गिब्स मॉडल के अलावा कोई दूसरा मॉडल यूज करे, तो फिर आपने उसी अंदाज से रिफ्लेक्शन लिखनी होगी। लेकिन बात वही है, फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस, अपना जो चीज आपने खुद फील की,
चीजें वही लिखनी है, लेकिन क्या करना है आप लोगों ने, जरूरी यह है कि आप लोगों ने फिर जो तरीकाकार है वो दूसरा अपनाना होगा जिस मॉडल के साथ उन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट उनकी हो या टीचर ने आपसे मांगा हो। देयर आर मेनी डिफरेंट मॉडल विच हेल्प टू गाइड यू through the process of reflecting, and while they all help you to reach the same end result, they may have different headings and section। मतलब ये है कि उनका रिजल्ट सेम होगा लेकिन उनके सेक्शंस और हेडिंग डिफरेंट हो सकते हैं। ये डिफरेंट मॉडल्स, सही है, जो हमारे पास रिफ्लेक्शन मॉडल है। मेक श्योर यू नो विच मॉडल यू हैव टू यूज। आपको पता होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो असाइनमेंट आपको मिले हैं, उसमें मेंशन अगर हैं कि आपने ये मॉडल यूज करना है तो उसी मॉडल को आपने फॉलो करना होगा। द मोस्ट कॉमन यूज मॉडल इज बाय गिब्स 1988 विच इज मॉडल वी विल लुक एट इन मोस्ट डिटेल हेयर। यही गिब्स मॉडल एक इंपॉर्टेंट मॉडल जो है जो 1988 में आया, तो वो गिब्स मॉडल था रिफ्लेक्शन का, और वो आज की इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी मॉडल हैं, जिस तरह जोन्स का मॉडल है 1995। इसके अलावा हमारे पास जो है दूसरा मॉडल है बोर्टन 1970, अपडेटेड बाय ड्रिस्कॉल 1994। तो क्या है कि ये डिफरेंट मॉडल है जिसके बेस पे हम गिब्स वो लिखते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए ये जोन्स मॉडल कब आया, गिब्स मॉडल कब आया, अक्सर एमसीक्यूज में आता है, सही है। दूसरा ये है कि इन जो मॉडल हैं इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनके हेडिंग्स जो हैं वो थोड़े चेंज हैं, बाकी जो चीज़ आप लिखते हो वो सब में आपने सेम लिखनी होती है, सही है, लेकिन सिर्फ ये है कि उसका स्टाइल चेंज है, सही है। अगर इसकी हम मिसाल देना तो आप ड्रेस पहनते हो तो ड्रेस शलवार कमीज में भी हो सकता है, पैंट शर्ट में भी ड्रेस हो सकता है, सही है। इसके अलावा और भी इसके स्टाइल है, लेकिन मेन मकसद आपके बॉडी कवर करना होता है, तो वो तो हर एक ड्रेस से कवर हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये मिसाल है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग का मकसद एक होगा, चीज एक लिखनी होगी, लेकिन क्या है कि उसका स्टाइल चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है मॉडल पे जो आप यूज करते हो। तीसरी बात का जो आप लोगों ने ख्याल रखना है, हैव यू बीन गिवन एनी इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू प्रेजेंट योर असाइनमेंट। क्या आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आप लोगों ने अपने असाइनमेंट को किस तरह प्रेजेंट करना है? क्या मतलब, यू मे हैव बीन आस्क्ड टू यूज एडिंग टू सेपरेट द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर असाइनमेंट, सो मेक श्योर दैट यू चेक द रिक्वायरमेंट सो दैट यू सेट आउट योर असाइनमेंट करेक्टली। मतलब ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके असाइनमेंट में कितने वर्ड्स होने चाहिए, आपके असाइनमेंट कितने पेजेस का होना चाहिए, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप असाइनमेंट लिखोगे, क्योंकि हर एक असाइनमेंट आप आगे जाओगे ना तो हर एक असाइनमेंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो आपको फिर पता होना चाहिए। गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन के। गिब्स मॉडल के थ्रू आप रिफ्लेक्शन किस तरह लिखोगे, कौन कौन से हेडिंग उसमें होने चाहिए, और इस मॉडल को आप लोगों ने अपने असाइनमेंट के लिए भी अपनाना है, सही है। देयर आर 6 स्टेजेस इन गिब्स मॉडल एंड ईच विल बी डिस्कस इन टर्न हियर। तो 6 स्टेजेस जो है हमारे पास गिब्स मॉडल में मौजूद है, सही है, और ये फिर आपको एमसीक्यूज का पता होना चाहिए कि गिब्स मॉडल 6 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। देयर इज आल्सो अ सैंपल, और एंड में जो है ना हम आपको सैंपल के थ्रू ये भी बताएंगे कि गिब्स मॉडल के थ्रू आप लोगों ने अपना रिफ्लेक्टिव राइटिंग किस तरह लिखनी है। ये गिब्स मॉडल है, इसमें आप देख लें ये पूरा के पूरा गिब्स मॉडल है, ये 6 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेजेस हमारे पास डिस्क्रिप्शन, सेकंड स्टेजेस हमारे पास फीलिंग, थर्ड स्टेज हमारा पास है इवैल्यूएशन और फोर्थ स्टेज हमारे पास एनालिसिस, फिफ्थ स्टेज हमारे पास कंक्लूजन, सिक्स स्टेज हमारे पास एक्शन प्लान, सही है। स्टार्ट आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन से लेनी है, यहां डिस्क्रिप्शन से लेके इस तरह आप लोगों ने रोटेट होना है। ये 6 स्टेजेस हैं, इसकी सीक्वेंस, इसकी तादाद, इसके नेम, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि इससे एक एमसीक्यूज आता है, या वो इसके सीक्वेंस का पूछते हैं कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड, थर्ड, वो सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, यहां से स्टार्ट होती है, या इसकी तादाद, तो वो इसकी 6 स्टेप पे मुश्तमिल है गिब्स। अब एक एक स्टेप को हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट स्टेज हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। इन दिस सेक्शन यू विल नीड टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड,
There might be some background information such as where you were working at the time. Being careful not to identify individual people or places. पहला है डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल डिस्क्राइब करते हो कि आप कहाँ पे काम करते हो. मतलब सिंपल आप कहोगे ना कि मैं इस तरह हॉस्पिटल में इस वार्ड में मैं काम करता हूँ, सही है. या आप कहोगे कि जी मैं एज अ नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, या मैं इस सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, या मैं नर्सिंग ग्रेजुएट हूँ, या मैं इस जॉब पे हूं. सिंपल आपने ये लिखना है. दूसरा ये है कि आप जिस जगह पे काम करते हो, किस वार्ड में, किस हॉस्पिटल में, वो भी आप लिख सकते हो. लेकिन एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ना तो आप अगर किसी से इंसिडेंट हुआ है और जिस जगह पे हुआ है उन जगह को आप लोगों ने मेंशन नहीं करनी. क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि इस वार्ड में ये मरीज बेड से गिरा था, तो ये तो आप उस वार्ड की बदनामी कर रहे हो सकता है वो एक इमरजेंसी, एक एक्सीडेंटल कोई सिचुएशन वाकया हुई हो, तो ये तो उस जगह की आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर रहे हो. तो इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है. ऐसा नहीं कि आप लोगों ने रिफ्लेक्टिव राइटिंग में डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि मेरा नाम ये है और मैंने गलत मेडिसिन लगा के पेशेंट को ये इशू हुआ था, तो कल को किसी को पता चलेगा, वो तो आपको सिरे से जॉब पे नहीं रखेंगे कि ये इस बंदे से तो यहाँ पे गलतियां होती, इसको तो यहाँ से गलतियां होती हैं. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके असाइनमेंट आपका टीचर पढ़ेगा, कोई और टीचर देख सकता है, सही है. तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में सिंपल डिटेल लिखनी होती है किसी इंसिडेंट के बारे में, सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है. लेकिन इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा कि ना किसी पर्सन को मेंशन करोगे उसमें उसके नेम के साथ, ना किसी स्पेसिफिक जगह को आप मेंशन करोगे उसके नाम के साथ. टेल द रीडर who was involved and describe the incident itself without discussing your feeling yet. Just the facts are required at this stage. इसमें आपने सिर्फ ये बताना है अपने रीडर को जो आपका रिफ्लेक्टिव राइटिंग पढ़ रहा है कि वहां पे इंसिडेंट कौन सा पेश आया, वहां पे आपने क्या देखा. सिंपल अपनी फीलिंग नहीं लिखोगे इसमें कि मुझे ये ऐसा लगा, मुझे वैसा, क्योंकि उसकी अलग हेडिंग है. यहां पे सिंपल आपने क्या देखा. आप वो कोई हादसा आपके सामने अगर हुआ तो आप सिंपल लिख लेते हो कि मैं इस जगह पे यहां पे खड़ा हुआ था और उस जगह पे ये सिचुएशन मेरे सामने वाकया हुआ. इस हॉस्पिटल में जो है ना मेरे सामने एक मरीज खड़ा था, एकदम से जो है ना वो गिर गया. वो इस एज का लग रहा था, वो मेल था या फीमेल था, और जैसे वो गिरा जमीन पे एकदम से आवाज आई या इस तरह. तो सिंपल डिस्क्राइब कर लेते हो आप किसी इंसिडेंट को या किसी सिचुएशन को. सेकेंड स्टेप बात आ जाती है फीलिंग की. तो फर्स्ट स्टेज में आपने डिस्क्राइब तो कर लिया. अब यहां पे फीलिंग में क्या होता है कि आप लिखते हो डिस्कस योर फीलिंग एंड थॉट अबाउट द इंसिडेंट इन दिस सेक्शन. हाउ डिड यू फील एट द टाइम, व्हाट अबाउट आफ्टरवर्ड, what did you think at the time, what did you think about the incident afterward. क्या है कि उस जगह पे आपने इंसिडेंट के बारे में क्या फील किया, वहां पे आपको क्या महसूस हुआ, उसी टाइम पे आपने क्या महसूस किया और आगे आने वाले टाइम के लिए आपने क्या महसूस किया. मिसाल के तौर पे अगर मेरे सामने इस तरह का कोई पेशेंट एकदम से गिर जाता है तो वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं कि पेशेंट था गिर गया, सही है. अब मैं कहता हूं कि देखो अगर पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट होता तो शायद वो ना गिरता, ये बहुत बुरा हुआ है और ये पेशेंट जो है ना इसका ख्याल रखना चाहिए था, इसको जो है ना बिठाना चाहिए था. अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह मरीज आता है तो मैं मतलब ज़रूरी है कि उसका ख्याल रखा जाए, उसके साथ कोई पर्सन हो कि अगर वो गिरे तो वो उसको कंट्रोल करे, एकदम से वो ज़मीन पे ना गिरे. तो फीलिंग में आप अपने फीलिंग लिख लेते हो कि उस सिचुएशन को आपने उसी टाइम पे क्या फील किया और आगे फ्यूचर के लिए आपकी क्या फीलिंग थी उसके लिए. यू कैन डिस्कस योर इमोशन हॉनेस्टली इन दिस सेक्शन बट मेक श्योर to remember all time that this is an academic piece of writing. Be careful not to be offensive. Make sure not to identify any of the people involved and remember that it might not only be your tutor who read the assignment.
तो इसका मतलब ये है कि इसी फीलिंग में भी आप लोगों ने किसी पर्सन को मेंशन नहीं करना होगा। नॉट टू बी ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब आपने किसी को टारगेट नहीं करना कि फलां स्टाफ था हॉस्पिटल का, उससे ये गलती हुई, वो ये गलती ना करता तो ये ना होता। तो आपने किसी को मेंशन इसमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये आपका अपना टीचर देके, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो फीलिंग्स में आपने वो चीज वहां उस जगह पे जो आपके फीलिंग्स हैं आपने सिर्फ वो लिखने होते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या लिखना होता है? इवैल्यूएशन में आपने लिखना होता है कि इन इवैल्यूएटिंग द इंसिडेंट यू विल बी लुकिंग एट हाउ वेल थिंग वेंट, how did you react to the situation and how did other people react। क्या है कि evaluation में आप ये लिखते हो कि चीजें आपने किस तरह रिसीव की, मतलब चीजों को आपने किस तरह जज किया, उस सिचुएशन में आपने खुद क्या किया जजमेंट करके, और लोगों ने उस सिचुएशन में क्या किया। what was good and what was bad about the experience। आपके ख्याल में कौन सी चीज वहां पे सही हुई, कौन सी चीज वहां पे गलत हुई, ये फिर आप इवैल्यूएशन में लिख लेते हो। सही है। इफ यू आर राइटिंग अबाउट अ डिफिकल्ट इंसिडेंट, डिड यू फील दैट द सिचुएशन वाज रिजॉल्व्ड आफ्टरवर्ड, व्हाई नॉट, यू विल प्रोबेबली नीड सम थ्योरी एंड वर्क ऑफ अदर ऑथर्स इन दिस सेक्शन। क्या है? अगर आपने कोई डिफिकल्ट इंसिडेंट देखा तो अब आप उसके बारे में क्या करते हो, ये नतीजा निकालते हो, ये जज करते हो कि ये चीज क्यों वाकया हुई और ये फला काम इसमें क्यों हुए और फला काम जो होने चाहिए थे वो क्यों नहीं हुए। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अगर आपका पेशेंट आपके सामने गिर गया तो आप कहते हो कि ये क्यों गिरा, पहली बात। दूसरा, अगर ये ऐसा होता तो ये ना गिरता। ये चीजें आपके जहन में आ जाती है तो वो आप इवैल्यूएशन में लिख लेते हो कि उस सिचुएशन को आपने किस तरह जज किया, आप तो वो चीजें आपने यहां पे लिखनी है। लास्ट लाइन इन्होंने ये आपको बताई है कि इसमें आप जो है रिसर्च की थोड़ी बहुत हेल्प आप ले सकते हो। किस तरह? अब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक पेशेंट था जो कार्डियक अरेस्ट में चला गया, अब अगर उस सिचुएशन की इवैल्यूएशन में लिखता हूं कि ये चीज जो है ये चीज होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए जरूरी है कि मुझे पता हो कि कार्डियक अरेस्ट में बंदा क्यों जाता है। आया इसमें स्टाफ की कोई गलती थी, उसकी लापरवाही थी, या पेशेंट की लापरवाही थी, या वो नेचुरल कंडीशन थी। तो वो उस कार्डियक अरेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए जरूरी है कि मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज हो। तो उसके लिए आप फिर थ्योरी या कोई अथर्स का बुक वगैरह से थोड़े बहुत पॉइंट आप ले सकते हो ताकि आपके जहन में अंदाजा आ जाए कि वो सिचुएशन जो आपके सामने हुई अगर वो सही होती तो उस सही होना उसका किस तरह था, आपको पता होगा ना। अब एक पेशेंट लेमैन आ गया, सही है, और आपने पेशेंट को इंजेक्शन लगा लिया। अब इंजेक्शन के बाद पेशेंट अपनी बीमारी की वजह से गिरा, अब वो लेमैन तो ये समझेगा कि ये पेशेंट इंजेक्शन की वजह से मर गया। सही है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो सिचुएशन आपने देख लिया अगर आप उसके बारे में जजमेंट करते हो तो जरूरी है कि आपको पता हो कि वो सिचुएशन या वो कंडीशन वो किसे कहते हैं, उसकी कंडीशन के बारे में थोड़ा बहुत जो आपको नॉलेज हो तो उसमें आप थोड़ा सा थ्योरी और अदर वर्क ऑफ अदर ऑथर्स जो है जो इस सेक्शन या इस टॉपिक या इंसिडेंट से रिलेटेड जो और लोगों ने रिफ्लेक्शन वगैरह लिखी है तो रिसर्च करके आप उसको उससे आइडिया ले सकते हो कि ये चीज नॉर्मल किस तरह होनी चाहिए थी। तो एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है। तो इस स्टेप में भी आप थोड़ा बहुत थ्योरी और रिसर्च वर्क या अथर्स का वर्क जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो आप उससे हेल्प ले सकते हो। एमसीक्यूज के लिए ये याद रखना। फोर्थ स्टेप हमारे पास है एनालिसिस। लीडिंग ऑन फ्रॉम योर इवैल्यूएशन योर एनालिसिस विल लुक इन ग्रेटर डेप्थ एट व्हाट might have helped or hindered the situation and how or why the incident came about in the first place। एनालिसिस जो होती है वो थोड़ा डीप है इवैल्यूएशन से कि इसमें आप एनालाइज कर लेते हो, एनालिसिस कर लेते हो कि वो जो वाकया हुआ वो क्यों पेश आया, उसको आप किस तरह जो है नेक्स्ट टाइम उसके होने से आप खत्म कर सकते हो।
सही है। उस इंसिडेंट जो है वो फर्स्ट टाइम उस जगह पे क्यों पेश आया, क्या फ्यूचर में आप उसको किस तरह रोकोगे, तो इसमें आप उसकी डीप एनालिसिस कर लेते हैं। Importantly, you will need to bring theory and other authors work in here. यहाँ पे भी आप theory और लोगों का वर्क जो है अथर्स वगैरह ने जो बुक्स वगैरह में उस इंसिडेंट से रिलेटेड अगर कोई डिटेल आपको मिलती है, स्पेशली आप नेट पे सर्च करते हो, तो उनकी हेल्प आपने यहाँ पे लेनी है, आप यहाँ पे लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर किसी भी सिचुएशन के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज होगी, उसके बाद आप एनालिसिस करोगे ना कि वो चीज़ गलत हुई थी मुझे। आप अगर एक कहते हो कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो क्यों गलत हो रही है, क्या इसका सही आपको पता है, तो वो इसका सही का पता होना वो आपको थ्योरी और अदर वर्स जिसके बुक्स हो गए या कोई रिसर्च हो गया उससे आपको पता चलेगा। तो हमारे पास एवेल्युएशन और एनालिसिस ये गिब्स मॉडल के ऐसे दो स्टेप हैं कि इसमें आप थ्योरी और अदर्स वर्क को आप उससे हेल्प लोगे। सही है, ये एमसीक्यूज के लिए बात याद रख लें। The most common reason why students get poor marks for reflective assignment is that they don't bring the theory and experience together in this section. ये बात होती है कि स्टूडेंट कुछ पढ़ता नहीं है, उसको उस आइडिया उस सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता। जब आपको उस सिचुएशन के सही का नहीं पता, तो किस तरह आपको पता चलेगा कि ये काम सही हुआ या ये गलत हुआ। सही है। फिफ्थ स्टेप जो हमारे पास है, फोर्थ स्टेप कंक्लूजन, ये फिफ्थ स्टेप है कंक्लूजन। तो क्या है कि इन दिस सेक्शन थिंक अबाउट वेदर यू कुड हैव डन एनीथिंग एल्स ड्यूरिंग द इंसिडेंट एंड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इट। इसमें आप ये लिख सकते हो कि उस इंसिडेंट के दौरान जो आपने किया, तो क्या आप वहां पे क्या कर सकते थे। अच्छा, दूसरा, उस इंसिडेंट से या उस सिचुएशन से आपने क्या चीज सीखी, आपको क्या सबक मिला। Could you have responded in different way? क्या अभी जो आपने जिस तरीके से उसको हैंडल किया, उसमें हेल्प की, क्या आप डिफरेंट तरीके से हेल्प कर सकते थे। If you are talking about a positive experience, will you do the same again to ensure positive outcome? Or is there anything you could change to improve things even further? अगर आपने उस सिचुएशन के दौरान कोई पॉजिटिव काम किया, कोई फायदे वाला काम किया, तो क्या नेक्स्ट टाइम आप जो है इसको इस तरह पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकोगे, या कोई ऐसी चीज जिससे आप अपनी इस एक्टिविटी को इंप्रूव करो ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, अच्छे से अच्छे तरीके से उस इंसिडेंट को हैंडल किया जाए। If the incident was negative, how could you have avoided it happening? और अगर वो इंसिडेंट कोई नेगेटिव था, उससे किसी को नुकसान हुआ, तो किस तरह आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करोगे, वो रोक सकोगे। तो कंक्लूजन में आपने ये लिखनी है, ठीक है, पूरे सिचुएशन की आपने क्या कंक्लूजन निकाल लिया। सही है। और गिब्स मॉडल का जो लास्ट हमारे पास स्टेप है, तो वो एक्शन प्लान का है कि यूर एक्शन प्लान सम्स अप एनीथिंग यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू इंप्रूव थिंग फॉर नेक्स्ट टाइम। इसमें आप एक्शन प्लान लिखते हो अपने माइंड से रिलेट के मुताबिक कि जो मेरे सामने इंसिडेंट हुआ उसमें जो ये चीज़ मुझे गलत लगी और नेक्स्ट टाइम ये चीज़ जो है इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, उस जगह पे ये गलतियां मैंने नोट की और ये गलतियां खत्म करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, ये आप एक्शन प्लान में लिखते हो। डू यू परहैप्स नीड टू लर्न अबाउट समथिंग और अटेंड सम ट्रेनिंग। क्या वहां पे जो सिचुएशन अकर हुई, वहां पे जो इंसिडेंट हुआ, आया वहां पे जो लोग थे क्या उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या उनके पास नॉलेज की कमी थी, ये आप एक्शन प्लान में लिखते हो। फिर इसमें आप लिखोगे कि अगर मिसाल के तौर पे वो कोई सीपीआर ट्रेनिंग ले लें सही प्रॉपर, वो जो है पेशेंट केयर का उसको पता चल जाए, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को उसको पता चल जाए, तो उस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत थी, ये आपने मेंशन करनी है। कुड यू आस्क यूर ट्यूटर और प्लेसमेंट सुपरवाइजर फॉर सम एडवाइस। आप अपने ट्यूटर के लिए कोई एडवाइस अगर लिखना चाहते हैं कि सर
नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ जाया करें सर, नेक्स्ट टाइम आप वहाँ पे अवेलेबल हुआ करें सर, हमें नेक्स्ट टाइम यहाँ से दूसरे वार्ड में ड्यूटी का वो शिफ्ट करा दे के वहाँ पे भी हमको इस तरह सिचुएशन दे के। या इससे आप कह सकते हो कि जो सुपरवाइजर से आपने कोई एडवाइस देनी है या आपका जो टीचर है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। व्हाट कैन यू डू विच मीन दैट इफ सिचुएशन अराइज अगेन यू विल, और इसमें यह है कि अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह सिचुएशन आती है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, तो वो तब आपका जितना भी एक्शन प्लान होगा वो आप इस लास्ट उसमें लिखोगे। तो ये पूरा के पूरा गिब्स मॉडल था जिसको हमने डिटेल के साथ आपको बताया। और आपने कभी भी जब भी आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखनी है, अगर गिब्स मॉडल का कहा हो तो इसी के मुताबिक लिखनी होगी, अगर गिब्स मॉडल का नहीं कहा हो, कोई भी मॉडल उन्होंने नहीं दिया हो, तो आप इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। एंड में हमारे यहाँ पे ये पूरे के पूरे लेक्चर की समरी है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज अबाउट मेकिंग सेंस ऑफ योर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प यू टू बिकम अ सेल्फ अवेयर एंड क्रिटिकल थिंकर। इट इज आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेवलपिंग as a professional because it allow you to identify your strength and weakness, learn from experience and connect theory with practice। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखने की ज़रूरत क्या है, ये हम क्यों लिखते हैं। देखो ये ज़रूरी इसलिए है कि एक तो उस सिचुएशन के बारे में आप जब रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखते हो उस सिचुएशन का आपको पता चल जाता है क्या हुआ था, आप ये लिख लेते हो कि उसमें क्या होना चाहिए था, उसमें किस तरह मैं इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता हूं, तो वो नेक्स्ट टाइम वो इंसिडेंट जो है उसको आप एक काफ़ी हद तक कम कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि उस सिचुएशन पर जब आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखोगे तो उस सिचुएशन को आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो। तीसरा फायदा यह हुआ जब आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखते हो तो आपके राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। सही है। Reflection is a way of enabling self-development and deeper learning by looking back at experience so as to learn from it and then move forward. Reflection can help you to make link between theory and practice and between your past and present knowledge. इसका ये भी फायदा है कि आपने जिस तरह हमने कहा ना कि हम एनालिसिस और एवाल्युएशन जो है उसमें हमने थ्योरी और बुक्स वगैरह पढ़ने होंगे, तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में हम थ्योरी या बुक से हेल्प ले सकते हैं, जिसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। सही है। इससे आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिमाइंड करा सकते हो, आप पास्ट एक्सपीरियंस पास्ट नॉलेज को आप प्रेजेंट नॉलेज को रिमाइंड करा सकते हो। इससे आपके पास नॉलेज भी आ जाती है किसी सिचुएशन के बारे में। जब आप किसी सिचुएशन के बारे में रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखते हो ना तो डिटेल के साथ आपको पता चल जाता है कि वो सिचुएशन में क्या हुआ था, क्या होना चाहिए, तो तमाम डिटेल आपको पता चल जाती है। Reflective writing takes this a stage further by putting the reflection into more permanent and structured format of written account and linking it to the academic theory। सही है। इसी वजह से क्या है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो और इसके आप लोगों ने असाइनमेंट लिखने होते हैं, तो इसके इन तमाम फवायद की वजह से जो है ना आप लोगों पे ये असाइनमेंट और ये चीज़ें लिखवाई जाती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया। आपको नेट पे इससे डिटेल वीडियो बिल्कुल मिल ही नहीं सकती। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो कमेंट के थ्रू आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है। आपका कोई भी सिचुएशन प्रॉब्लम हो, स्टडी से रिलेटेड या स्टडी के अलावा कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, सही है, फ्यूचर के बारे में कोई टेंशन वगैरह हो, तो आप किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू।